हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे स्वस्थ हैं, अपना और अपनी फैमिली का यहाँ पे इस कोरोना टाइम्स के अंदर अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो आपका स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के अंदर। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगा केमिकल्स काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्ट। किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शंस के। जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ से डेफिनेटली क्या होता है कि एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से क्या होता है कि थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, एक थ्योरेटिकल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक सभी स्टूडेंट से यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको हमारा जो चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने उन स्टूडेंटों के साथ स्पेशली शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं। आज का लेक्चर है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो देखिएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझिएगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है यानी कि किस स्पीड से वो रिएक्शन चल रही है, स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है। ओके, और उन पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलते हैं फर्स्ट फैक्टर पे, हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की नेचर पर। जी हां, रिएक्टेंट की जो नेचर है वो कैसी होनी चाहिए। तो सपोज करो कि सबसे पहले अपने बात करते हैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट आयनिक नेचर की, या आयनिक रिएक्टेंट की हम यहां पे बात करते हैं। आयनिक रिएक्टेंट्स, आयनिक रिएक्टेंट से यहाँ पे क्या मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक NaCl है। क्या है हमारे पास में? सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, जो कि क्या है, एक आयनिक फॉर्म में है। सोडियम पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लस चार्ज होता है। Cl पे कैसा चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस होता है। और इसकी जो रिएक्शन है मैं करवा देता हूँ यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और एक फॉरवर्ड यहाँ पे रिएक्शन होगी। सिल्वर पर भी क्या होता है, प्लस होता है, और नाइट्रेट पे भी कैसा साइन होता है, यहाँ पे NO3 पे कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है ना। अब तो क्या है कि सिंपल, यानी कि सिंपली यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हो जाएगी। फास्ट रिएक्शन होती है। आयनिक रिएक्शन क्या होती है, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। जी हाँ, केमिकल्स काइनेटिक्स के अंदर या कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उन सभी रिएक्शनों में क्या होता है कि जो आयनिक रिएक्टेंट जो होता है या जो आयनिक जो रिएक्शंस होती है वो सबसे फास्ट रिएक्शंस होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, Na कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। और क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि बॉन्ड की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। सोडियम नाइट्रेट बनेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है और विद ए सेकंड के अंदर यानी कि माइक्रो सेकंड के अंदर ये रिएक्शन होती है। बहुत इतनी फास्ट ये रिएक्शन होती है कि अपने को पता ही नहीं चलता कि ये रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। यानी कि इनके बीच में क्या होते हैं कि आयनिक नेचर होते हैं। इनके बीच में कैसा नेचर होता है, आयनिक नेचर होता है। आयनिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, सबसे लूजली बॉन्ड होते हैं, जो कि सबसे जल्दी टूटते हैं और फटाफट ये रिएक्शन यहाँ पे कर जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोवलेंट रिएक्टेंट की हम बात करते हैं। देखिएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोवलेंट के लिए ये लीजिएगा,
यहां पे देखिएगा ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में यहां पे कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी जो वैलेंसी कितनी होती है, 3, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस प्रकार से ये यहां पे बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार की रिएक्शन में, यानी कि कोवैलेंट टाइप की जो रिएक्शन होती है उसमें हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है इसके कंपैरिजन में, इस आयनिक रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है या कम होती है, उस चीज को समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उस चीज को आप समझने की कोशिश किया करो कि जो आयनिक अपने जो सबसे पहले जैसे कि आयनिक रिएक्टेंट हमने पढ़ा था, इस आयनिक रिएक्टेंट के अंदर जो रिएक्शन फास्ट हो रही है तो किस वजह से ही हो रही है। कोवैलेंट के अंदर जो रिएक्शन है फास्ट होगी या स्लो होगी, वो किस रीजन से होती है, वो कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश किया करना, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि इजीली टूटते नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, पहले सिंगल बॉन्ड टूटेगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटते हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक साथ टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके एक एक बॉन्ड टूटेंगे और बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां पे क्या होता है, बॉन्ड बनता है। और इस बीच में कितना समय यहां पे लगता है, फाइनाइट समय लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है। तो इस बीच में हम यहां पे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट यहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है जिस प्रकार से आयनिक में हो रही थी। यहां पे डायरेक्ट रिएक्शन पहले नहीं हो रही, पहले यहां पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद में यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम यहां पे बोल सकते हैं इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इसके कंपैरिजन में, यानी कि आयनिक रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, काफी कम होता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इस कोवैलेंट का जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या होता है, कोवैलेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, लेस देन होता है किसके कंपैरिजन में, यहां पे आयनिक रेट ऑफ रिएक्शन के। कोवैलेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, कम होता है, आयनिक का जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट आपको यहां पे समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, होमोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट किसको बोलते हो, और हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट वो होते हैं जिनमें जो एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल H2, Cl2, N2, इस प्रकार से सेम एटम होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस। और इनके अंदर जैसे कि HCl टाइप्स के हो जाए, यानी कि जिसमें क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एटम्स देखने को मिलते हैं। तो होमोजीनियस का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो होमोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे हेटेरोजीनियस के, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो इजिली टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बॉन्ड टूट के जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जो रिएक्शन होती है इस हेटेरोजीनियस के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है होमोजीनियस के लिए वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, जी हाँ, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। सपोज कि यहां पे मैंने आपको ये बोला कि जो स्टेबिलिटी है किसकी, प्रोडक्ट की,
बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, यहां से बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की अगर कम होगी तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, यहां पे कम हो जाएगा। इनवर्सली यहां पे प्रोपोर्शनल होता है यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। अगर रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी है अगर कम होएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की यहां पे क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहां पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का यहां पे क्या मतलब होता है। सबसे पहले क्या है कि हमने यहां पे सेम टाइप्स के यहां पे फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। कार्बोक्सिलिक है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो क्रियात्मक समूह है वो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक यानी कि COOH है, ठीक है ना। ये किस प्रकार से डिसोसिएट होते हैं, जब इनको डिसॉल्व किया जाता है CH3COO माइनस प्लस H+ में, इसी प्रकार से ये डिसोसिएट होते हैं। और इनका जो डिसोसिएशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये लीजिएगा। अब मेरे को ये बताइएगा कि ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। और इन प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है ये, इनको चलो ठीक है अपने नंबर दे देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों में से बताइएगा मेरे को, इस फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्या, या इस सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इन दोनों के अंदर कंपैरिजन मेरे को करके बताइएगा कि किसकी स्टेबिलिटी यहां पे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है स्टेबिलिटी, वो बताइएगा मेरे को। यहां पे सोचिएगा, 1 मिनट लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले अगर आपने स्टेबिलिटी अच्छे से फाइंड आउट कर ली तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आप अच्छे से बता सकते हो किसका ज्यादा और किसका कम होगा। चलिएगा मैं यहां पे बताता हूं आपको। अब एक बात बताइएगा, ऑर्गेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, CH3 जो होता है इसका लगता है +I इफेक्ट। क्या लगता है, +I इफेक्ट। अगर इफेक्ट भी अगर नहीं जानते हो कोई बात नहीं है। CH3 क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉनों को देने वाला समूह होता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये इजीली डोनेट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब जो CH3 है इसका +I इफेक्ट भी लगता है, ठीक है ना। +I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को देने वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस नेगेटिव वाले को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। अब एक बात बताइएगा मेरे को, इसके पास क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और आप यहां पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो तो क्या इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी या कम होगी। ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस, कि नेगेटिव चार्ज है, आप इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा रहे हो, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा यहां पे बढ़ा रहे हो। किसी भी कंपाउंड पे कोई चार्ज होना कोई अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा ये वाला जो कंपाउंड है हमारा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, अनस्टेबल हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। और यहाँ पे क्या होता है कि इस H का तो क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो ये देता है और ना ही लेता है ये, ठीक है ना। बिल्कुल ये ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा है, इसका जो इफेक्ट जो है सबसे अच्छा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ना तो देना ना लेना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके कंपेरिजन में इसका, इस कंपाउंड का, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट कहलाएगा अपना। क्या कहलाएगा, यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट कहलाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये नहीं तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन क्या है ये ले रहा है, इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे लगता नहीं है। तो इसका क्या होता है कि इसके कंपैरिजन में ये वाला जो कंपाउंड है हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट कहलाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आई होप आप समझ गए होंगे। और जो भी क्या होगा, स्टेबल होगा, जिसकी भी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे
ज़्यादा होता है। हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कंपैरिजन किसके, इस फर्स्ट वाले के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर में हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स के। फिजिकल स्टेट यहां पे देखिएगा, सबसे पहले गैसियस का जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कंपैरिजन किसके, लिक्विड के। और लिक्विड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है किसके, सॉलिड के। इनका आप ध्यान रखिएगा, ये इनका ऑर्डर चलता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए। गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, समझिएगा इनको। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनके एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होता है, काफी फ्रीली स्पेस होता है, इजिली ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं कि इजिली ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है कि इजिली क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं। जबकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि ये फ्रीली मोशन नहीं कर सकते हैं और इनके बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि इनमें जो कोलिजन है, इनके अंदर क्या होता है कि एक कोलिजन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके थ्रू इनको समझाया जाता है। वैसे तो इनमें जो कोलिजन होता है वो सबसे कम होता है, इनमें कोलिजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन, कोई भी जैसे कि होमोजीनियस की अब बात कर लीजिएगा, गैस के अंदर जैसे कि एग्जाम्पल होमोजीनियस ही आप ले लीजिएगा। होमोजीनियस में भी आपने पढ़ा है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं कि गैप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है उनमें जो मोशन होते हैं, ठीक है ना, फ्रीली जो मोशन कर सकते हैं, इजिली इधर से उधर जा सकते हैं, जिसके वजह से इनमें जो कोलिजन है वो भी बढ़ता है और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ज़्यादा होता है कंपेरिजन किसके, लिक्विड और सॉलिड के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इनके बीच में कैसा होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रैंडम मोशन होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये फिजिकल स्टेट है समझ में आई होगी, किसकी सबसे ज्यादा होती है। गैस के लिए गैस का जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नाइट्रोजन, क्लोरीन, जितनी भी गैसेस होती है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। आगे चले, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस एरिया की। थर्ड टाइप का जो हमारा फैक्टर है वो समझिएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पे सरफेस एरिया से यहां पे क्या मतलब हो गया, सरफेस एरिया से यहां पे क्या मतलब होता है, हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। सपोज कि ये मेरे पास एक कप है, लग रहा होगा आपको कप सा, ठीक है ना। इसके अंदर या तो पानी डाल दो, वाटर डाल दो, इसमें मिल्क डाल दो, इसके अंदर कोई चाय डाल दो, ठीक है ना। कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। पानी डाल सकते हो, चाय डाल सकते हो फीकी वाली, और दूध भी इसमें डाल सकते हो, मिल्क भी इसमें डाल सकते हो। अब एक बात बताइएगा, मेरे को इसके अंदर क्या ऐड करना है, शुगर ऐड करना है, चीनी इसमें मेरे को ऐड करनी है। और जो अपने शुगर है, जो चीनी है यहाँ पे, वो क्या है कि एक तो है मेरे पास में इस प्रकार के क्यूब्स, बड़े बड़े साइज के, ठीक है, बिग
क्यूब है। और एक मेरे पास क्या है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीनी है, मतलब कि छोटे छोटे साइज के यहाँ पे क्यूब्स हैं मेरे पास में, इस प्रकार से छोटे छोटे क्यूब्स हैं, स्मॉल क्यूब। अब एक बात बताइएगा मेरे को, इन दोनों में से सबसे ज्यादा और सबसे इजीली कौन सा शुगर डिजोल्व होगा इस वाटर के अंदर? जल्दी से, घुलनशीलता की जो क्षमता है वो क्या इस बड़े बड़े क्यूब्स की है या इस छोटे छोटे चीनी जो अपने छोटे छोटे जो क्यूब्स लिए हैं चीनी के, या उनकी है? एक तो छोटे छोटे दाने ले लो, एक आप ले लो बड़े बड़े चीनी के दाने। तो जो छोटे छोटे होंगे वो जल्दी डिजोल्व होंगे। इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इनका जो सरफेस जो एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेरिजन किसके, इनके। तो ये क्या होते हैं कि जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, दूध के अंदर, मिल्क के अंदर, ठीक है, या कोई चीनी के अंदर, कंपैरिजन किसके, इनके। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। किस अपने अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है कब, जब सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका जो सरफेस एरिया होता है छोटे छोटे क्यूब्स का ज्यादा होता है। अगर इन्हीं को आप इन छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये भी जल्दी घुलनशील हो जाएंगे, जल्दी इनका जो सरफेस एरिया वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और इजीली डिजोल्व हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनका भी बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतनी स्टोरी, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी सरफेस एरिया की। ओके, चलते हैं फोर्थ टाइप्स का फैक्टर। एक चीज यहां पे और समझते हैं, अगर अपने यहां पे पाउडर की भी अगर बात करें, शुगर पाउडर की, तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, यहां पे शुगर क्यूब्स के कंपैरिजन में। इस चीज का भी आप यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया जो होता है हमेशा अपने सॉलिड के लिए ही काउंट करते हैं, ठीक है, सॉलिड के लिए ही हम इसको देखते हैं, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप्स का जो फैक्टर है उसको समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, some reactants are photosensitive, some reactions are photosensitive, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लाइट सेंसिटिव, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, ये हम पढ़ते हैं फोटो केमिकल्स रिएक्शंस के अंदर। यहां पे देखिएगा, एक आपने रिएक्शन देखी होगी H2 प्लस Cl2, क्या बन गया यहां पे 2HCl, और यहां पे आपने कुछ इस प्रकार का ये फोटॉन्स देखा होगा H न्यू जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। इस फोटॉन्स का यहाँ पे काम क्या होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे इसका काम होता है इस रिएक्शंस को फास्ट करना। अब एक बात बताइएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा लाइट की तीव्रता होगी, उसका रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर फोटॉन्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे, और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक बात बताइएगा, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक हमारे पास 10 वोल्ट का यहाँ पे LED बल्ब है, एक हमारे पास में 15 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट, कितना भी आप ले सकते हो, कंपैरिजन इसके। अब एक बात बताइएगा, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो इनमें होगी या इस वाले बल्ब में होगी? ऑब्वियसली कॉमन सेंस, इस 15 वाट, इस 100 वोल्ट के जो LED जो बल्ब होगा उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो क्या करेंगे, इस फोटॉन्स को एक्टिव करेंगे, और ये जो फोटॉन्स होता है वो इस रिएक्शंस को क्या कर देंगे,
फास्ट कर देंगे, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसके अंदर जो फोटॉन्स है, इनको हम फोटॉन्स बोल रहे हैं। लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वही चमकते हैं, फोटॉन्स ही चमकते हैं क्योंकि वो एक्टिव होते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, वो लाइट की फॉर्म में चमकने लगते हैं, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर फोटॉन्स भी क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे, और अगर फोटॉन्स भी ज़्यादा हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएंगे, आपकी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फिफ्थ टाइप्स का जो फैक्टर है उसको समझते हैं कि कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का यहाँ पे काम क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझिएगा। तो कैटालिस्ट का काम होता है कि कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है, कोई भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, जो क्या होता है, रेट होता है, उसको क्या कर सकता है, ये बढ़ा सकता है और क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अपने यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ये बढ़ा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उस रिएक्शन का जो रेट है, उसकी जो स्पीड्स है, उसको क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। कौन, कैटालिस्ट। और जब रिएक्शन की स्पीड को जब बढ़ाता है तो उसके दौरान क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दौरान हमारे पास में एक एक्टिवेशन एनर्जी भी आती है, जिसको अपने ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। उसको एक बार समझिएगा आप, ठीक है ना। तो क्या इफेक्ट होता है इस कैटालिस्ट का, यहाँ पे सपोज कि मैंने यहाँ पे इस एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होती है कुछ इस प्रकार से होती है, आपने इस प्रकार का ग्राफ देखा होगा, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी ये चीज होती है ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इनको भी क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ इनके बीच की जो ये एनर्जी होती है इस रिएक्टेंट से उस ट्रांजिशन के बीच की, इनको बोलते हैं अपने एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इनको, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमने यहां पे लिया है विदाउट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। इसको ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना कि देखिएगा हमने यहां पे ग्राफ प्लॉट किया है एनर्जी के बीच में, किन किन के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है इनके बीच में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, और रिएक्टेंट और इस ट्रांजिशन के बीच की जो एनर्जी होगी उनको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो ये आ रहा है, यहां तक का जो ये ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है विदाउट कैटालिस्ट, यानी कि जब हमने यहां पे किस कैटालिस्ट का उपयोग नहीं किया है उस समय हमारा ग्राफ यहां तक आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे इस कैटालिस्ट का उपयोग कर लेता हूं तो यहां पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी, यहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट, ये लीजिएगा। यहां पे देखिएगा, एक बात बताइएगा मेरे को, अगर मेरे को रिएक्टेंट से मेरे को क्या है कि प्रोडक्ट तक पहुंचना है और बीच में क्या एक बहुत बड़ा सारा क्या है पहाड़ है, उस पहाड़ को मेरे को पार करना है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। तो या तो आप देखो इस पूरे पहाड़ पे चढ़ के आप इस प्रोडक्ट तक पहुंचो, या आप क्या कर सकते हो, एक बीच में टनल भी बना सकते हो। इजिली आप कब पहुंचोगे, आप प्रोडक्ट तक पहुंचना है, इजिली आप इस अपने क्या करेंगे, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो अपने क्या है एक बैरियर है, यानी कि जो पहाड़ है उसके बीच के अंदर अगर अपने क्या करेंगे, उस टनल बना ली जाए, क्या कर लें, एक बीच में टनल बना ली जाए तो हम इजिली यहां पे पहुंच जाएंगे। और ये जो टनल का काम कर रहा है ना, ये है कैटालिस्ट।
कैटालिस्ट डालने से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंपैरिजन किसके, इसके। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, जब भी आप कोई भी कैटालिस्ट डालोगे तो वो क्या कर देता है, उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। और फास्ट की वजह से प्रोडक्ट अपने को जल्दी से मिल जाता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपने को जल्दी से मिल जाता है। यहाँ पे अपने एक बात और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस कैटालिस्ट के। ठीक है ना। और ये जो कैटालिस्ट क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आप जब भी कैटालिस्ट का उपयोग करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। एक यहाँ पे इक्वेशन देखिएगा, सबसे पहले उसको समझते हैं, इक्वेशन के थ्रू इसको समझते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर हम इस NO को एक कैटालिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे लेते हैं। इस NO का जो यहाँ पे काम हो रहा है वो काम है इनकी रिएक्शंस को फास्ट करना, और ये एक कैटालिस्ट है हमारे पास में। NO यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ROR यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, NO के। इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। आपको यहाँ पे NO देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कैटालिस्ट देखने को मिलेगा इस टाइप्स की रिएक्शन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर 6 नंबर का, जिसका है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी यहाँ पे सिंपल सा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी रिएक्शंस के लिए, अगर आप जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे उस रिएक्शन को, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर आप किसी भी रिएक्शन में जितना ज़्यादा आप दोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी रिएक्शन का, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही जल्दी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको अपने और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे रेट लॉ के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा रेट लॉ, तो उसके अंदर अपने इसको अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है, सिर्फ अपने इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में क्या होता है कि 7th नंबर का यहाँ पे जो इफेक्ट है वो देखिएगा। 7th नंबर का जो इफेक्ट है उसको देखते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7th टाइप्स का जो फैक्टर है वो समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, इस कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, कम करने से रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्ट्स पे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन को बढ़ाने से या कम करने से, वो डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है ना। यानी कि जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ता है। कब बढ़ेगा, जब आप कंसंट्रेशन क्या करोगे, रिएक्टेंट की जब आप बढ़ाओगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि बढ़ता है। हमेशा नहीं बढ़ेगा, जनरली कभी कभी। ठीक है, सभी रिएक्शनों में नहीं बढ़ता। उसके बाद में देखिएगा, जैसे ही आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज भी मिलेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता भी है और क्या होता है, कम भी होता है। और कभी कभी आपको जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमेन्स यानी कि अनइफेक्टेड, उसमें कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जितना भी प्रोसेस है वो डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। इन चीज को अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, रेट लॉ। ठीक है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ आज के लेक्चर में हमने जो इफेक्ट्स हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के, उन्हीं को ही कवर किया है। तो इनको क्या है कि 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको जरूर देखना।
इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इफेक्ट के बेस पे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वो क्या है कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन या जो भी एक्सरसाइज आपको वहीं पे मिलेगी, उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को एक छोटा सा लाइक और अपने स्टूडेंट को इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी या इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो हमसे पूछ सकता है इस कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिएगा। इस कोरोना महामारी के अंदर भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।